नमस्कार, मैं हूं मनोज। और सबसे पहले हमारे सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस हिंदी के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी देश की सबसे बड़ी भाषा है और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इसकी स्थिति को हम लोग पता करेंगे और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये भाषा विलुप्त होने की कगार पे है, ये भाषा गायब हो जाएगी, ये भाषा हमारे बीच में रहेगी नहीं। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि ये भाषा जो है कि इतनी इसकी दशा ऐसी क्यों है, तो इसका हम कारण पता करने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे लोग इस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में बनाने की मांग कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं जब ये भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है तो ये हमारी राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है, इसको हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। तो हम ये भी पता करेंगे कि राष्ट्रभाषा होने के लिए उसके पैरामीटर क्या क्या होते हैं। और बहुत सारे कंट्री में, बहुत सारे देशों में जो उनकी खुद की भाषा है वो राष्ट्रभाषा नहीं है, तो वो देश क्या उतने ज़्यादा डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, उतने ज़्यादा यूनाइट नहीं है, क्या उनका कामकाज उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, या बहुत सारे देशों में जो उनकी खुद की भाषा है या जिन भाषाओं को उन लोगों ने राष्ट्रभाषा के रूप में बनाया है, क्या उनकी वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा डेवलप हो जा रहे हैं, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और आज हम यही समझने वाले हैं कि ये हिंदी भाषा की स्थिति वास्तव में क्या है और ये कैसे कैसे है। और ये जो दिवस है जो आज के दिन में मनाया जाता है, जो हिंदी दिवस है 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है और जिसको आज बहुत सारे संस्थान, बहुत सारे लोग, देश के बहुत सारे लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे और सोशल मीडिया में इसकी बौछार आ जाएगी। बहुत सारे क्वेट्स आएंगे हिंदी में, बहुत सारे प्रसंग आएंगे, बहुत सारी कविताएं आएंगी हिंदी के बारे में और बहुत सारी चीज़ें चलेंगी और लोग इसके बारे में खुशियाँ मनाएंगे। तो इसी को हम लोग आज समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हिंदी जो है एक भाषा है और ये जो दुनिया की सारी भाषाएं हैं उन भाषाओं की संख्या जो है अभी 7,159 है, यानी इसके आसपास में है। और बहुत सारी बुकों में इनकी संख्या 6,000 के आसपास में मिल जाती है। अगर हम उपभाषाओं को काउंट करें तो उपभाषाएं भी बहुत सारी हैं, जो भाषाएं हैं उनकी बहुत सारी उपभाषाएं हैं। एक बहुत अच्छी कहावत है कि कोस कोस पे पानी बदले और 4 कोस पे बानी, यानी जब हम 3 किलोमीटर चलेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगे, दूसरे भौगोलिक परिस्थितियों में हम इंटर करेंगे तो वहाँ का पानी चेंज हो जाएगा, यानी कि जो वहाँ की धरती होगी, जो उस अर्थ का पानी होगा, अर्थ के अंदर जो मिनरल्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे, उस पानी के साथ में दूसरे मिनरल होंगे और जब उसके अगले हम 3 किलोमीटर के आगे जाएंगे तो उसके मिनरल चेंज हो जाएंगे। 4 कोस का मतलब होता है लगभग 16 किलोमीटर के आसपास में, और जब हम 16 किलोमीटर मूव करेंगे तो भाषा बदल जाएगी। सेम जो भाषा वहाँ रहेगी उस भाषा का वो रूप नहीं रहेगा जो आगे आने वाले। और ये अपने यहाँ पे ही नहीं है, ये केवल भारत में नहीं है, दुनिया के हर जगह में है। उन भाषाओं में कुछ ना कुछ चेंजिंग आ जाती है, कुछ ना कुछ विभिन्नता आ जाती है। मेनली जो दुनिया की भाषाएं हैं वो दो प्रकार से डिवाइड की गई हैं। पहली है पारिवारिक भाषा और एक है संरचनात्मक भाषा, जिसको बनाया गया है, ठोक पीट के शुद्ध किया गया है और जिनके ग्रामर को ज़्यादा तलाशा गया है। और ये वो भाषाएं हैं जिससे राजसत्ताएं चली हैं। राजसत्ताओं को चलाने के लिए भाषा को स्टैंडर्ड बनाना बहुत जरूरी हो जाता है, उनको एक मानक देना पड़ता है, नहीं तो उनके शब्दों में बहुत सारी त्रुटि रह जाएगी और उसको अलग अलग लोग उसके अलग अलग मतलब निकालेंगे और उनका मतलब समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये मेनली 2 टाइप में, पूरी दुनिया की भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से जो पारिवारिक भाषाएं हैं उनको 13 भागों में बांटा जाता है, मतलब 13 भाषाओं को माना जाता है, 13 भाषाएं हैं। और उनमें एक भाषा हमारे देश की जो भाषा है वो हिंदी भाषा है। और इसकी स्थिति क्या है हम वही आज समझेंगे। अब हमारे देश में बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ये भाषा जो है विलुप्त होने की कगार पे है, मतलब विलुप्त हो जाएगी। और वो लोग इससे खतरा किसको मानते हैं? इंग्लिश को खतरा मानते हैं। 200 साल शासन करने के बाद में, 200 साल अंग्रेजों ने लगभग शासन किया, उसके बाद में इस हिंदी को कोई खतरा नहीं आया। लोग बेवकूफ़ बनते रहे उस शासनकाल की वजह से। और ये हिंदी मेन माध्यम में नहीं थी क्योंकि राज की भाषा नहीं थी, कामकाज की भाषा नहीं थी, और वो भाषा इंग्लिश थी जिसको अंग्रेज लोग अपनी अपनी समझ की वजह से ज़्यादा समझ पाते थे। लेकिन देश में उस भाषा को समझने वाले ज़्यादा लोग नहीं थे। जो उन्होंने शिक्षा पद्धति को लागू किया था, बहुत सारे जो बड़े लोग थे जो विदेशों में पढ़ने चले गए इस भाषा को समझने के लिए और वो अच्छे परिवार से थे, वो लोग उस भाषा को समझ पाए। बाकी की जो जनता थी उस भाषा को समझ नहीं पाई। लेकिन आज की जो स्थिति है, ये हम एक मैप पे एक नज़र डालें तो जो ऐसा कलर, येलो कलर का जो दिख रहा है, इतने सारे भाग में ये भाषा बोली जाती है। और इसका जो परसेंटेज है अभी आज की डेट में 2011 के सेंसस के हिसाब से, और बहुत सारे सेंसस जो प्राइवेट सेंसस हुए हैं और बहुत सारे सेंसस हुए हैं उनके हिसाब से इस भाषा की स्थिति जो है 53% के हिसाब से बताई जाती है, 53%। और जो 2011 का जो सेंसस है उसके हिसाब से
इसकी स्थिति बताई जाती है लगभग 43% के आसपास में। इतने लोग भारत में ये हिंदी बोलने वाले लोग हैं, हिंदी जानने वाले लोग हैं, हिंदी समझने वाले लोग हैं। ये जो पीला भाग है ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, एमपी और ये छत्तीसगढ़, बिहार, इन सब सारे जगहों पे ये भाषा बोली जाती है। और बंगाल के जो ये अगले इलाके हैं यहाँ पे भी लोग हिंदी समझने वाले लोग हैं और यहाँ पे ये बहुत सारे क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती है। और भी अपने देश में भाषाएं हैं जिनकी संख्या हिंदी के मुकाबले बहुत कम है। वो भाषा कौन कौन सी है? गुजराती है, भील है, मराठी है महाराष्ट्र में, कोंकणी है, कन्नड़ है, मलयालम है, तमिलनाडु में तमिल है, तेलुगु है और ऐसे ही बंगाल में बंगाली है, उड़ीसा में उड़िया है, सिक्किम में नेपाली का इस्तेमाल होता है और निस्सी का इस्तेमाल अरुणाचल प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों में होता है। आओ का इस्तेमाल होता है मणिपुर में मणिपुरी भाषा का इस्तेमाल होता है, जिनके बोलने वालों की संख्या बहुत कम है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि जो क्षेत्र पीले कलर से दिखाया गया है यहीं पे हिंदी के जानकार लोग रहते हैं, यहीं पे हिंदी के जानने वाले लोग हैं। बहुत सारे लोग जॉब करने के लिए, अपनी जो रोजगार की तलाश करने के लिए यहाँ से बहुत सारी जगह मूव किए हैं, बहुत सारी जगह जाके रहने लगे हैं। हो सकता है उनके पूर्वज चले गए हों या बहुत सारी जो आधुनिक पीढ़ी है वो चली गई हो, तो सारे जगह पे इस भाषा के जानने वाले लोग आ गए हैं। दूसरा रीजन है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार है उनकी पॉलिसी क्या होती है कि उनके जो ऑफिसर्स होते हैं और जो उनके डिपार्टमेंट है वो कहीं से कहीं पे मूव करते रहते हैं, चाहे अपर लेवल के हो चाहे वो मिडिल लेवल के हों, वो लोग मूव करते हैं। लोअर लेवल का मूवमेंट उतना तो नहीं करवाया जाता है उनके सैलरी के हिसाब से, कि उनके पैसे इतने नहीं होते हैं कि वो बहुत दूर जाके रहें और वो जाना भी नहीं चाहेंगे, तो उनका मूवमेंट उतना नहीं होता है। तो हर जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे और ये रोजगार की वजह से लोग एक दूसरे से मूवमेंट किए हैं। और ऐसा नहीं है कि जो दूसरी जगहों के लोग हैं, दूसरी भाषा के जानकार लोग हैं, वो इन जगहों पे नहीं आए, वो इन जगहों पे भी मूवमेंट किए हैं। तो हर भाषा के हर जगह लोग मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो वहाँ के लोग रहने वाले लोग हैं, जिनको अपनी पीढ़ियों की वजह से भाषा मिली है, वो उनकी स्थिति भारत में ये है और हिंदी का ये स्थान है। तो 43% के होते हुए और जब इतनी सारी सत्ताएं हमारे समाज में आई, मुगलों का शासन रहा, फ्रेंच आए, डच आए, अंग्रेज आए, जिन्होंने इंग्लिश में कामकाज किया, अंग्रेजी में कामकाज किया और ये भाषा खत्म नहीं हुई। तो अब आज हम कैसे मान लें कि ये भाषा खत्म हो जाएगी? तो ये कहना बहुत गलत है। बहरहाल ये बिल्कुल जरूर है कि जो हमारी हिंदी भाषा की जो स्थिति है, लोग हिंदी को भी हिंदी में नहीं लिखते हैं, उसको भी इंग्लिश में लिखने की कोशिश करते हैं, उसके लिपि का इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेजी वाली लिपि का इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं और लोगों को शर्म आती है। बहुत सारे पढ़े लिखे वाले जगहों पे जब लोग हिंदी बोलना चालू करते हैं, हिंदी को बोलते हैं, तब उनको शर्म का एहसास होता है और ये भाषा नहीं बोलते हैं। लोग कोशिश करते हैं कि हमें इंग्लिश सीखें और अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी का प्रचार करने वाले लोग ये बताते हैं कि जब तक आप अंग्रेजी नहीं सीखेंगे अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है। इतने सारे लोग, इतनी सारी जनसंख्या भारत की जब हिंदी जानती है तो हम कैसे क्यों नहीं कुछ कर पाएंगे? ये तो हमारे लिए एक मानसिक बीमारी है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं कि जब इतने सारे लोग हिंदी जानने वाले लोग हैं तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे। अब बहरहाल ये बात अलग है कि जो कामकाज की भाषा है उसमें इंग्लिश को ज़्यादा प्रायोरिटी है और उसकी वजह क्या है वो भी हम समझने की आगे कोशिश करते हैं। और हिंदी का जो पूरी दुनिया में जो स्थान है कि कौन से नंबर पर बोली जाती है, वो तीसरा स्थान है। लगभग 609 मिलियन लोग हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। 609 मिलियन के आसपास में लोग हिंदी का इस्तेमाल करते हैं और जो पहली भाषा है दुनिया में वो क्या है? वो इंग्लिश है, अंग्रेजी है, यानी कि दूसरे नंबर पे मंदारिन आती है और मंदारिन जो है चाइना की भाषा है और ये लोगों की जनसंख्या के आधार पे, देशों के आधार पे नहीं है, क्योंकि हमारे भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे हिंदी बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं। अब हिंदी बोलने वाले लोग विदेशों में भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे उनकी संख्या 0 है। जो यहाँ से प्रवासी हो गए हैं, कामकाज करने के लिए वहाँ पे चले गए हैं, या तो वहाँ के परमानेंट नागरिक हो गए हैं, या वो लोग वहाँ के वीजा पे रहते हैं लेकिन उनको हिंदी भाषा आती है, वो वहाँ की भाषा भी जानते हैं और यहाँ की भाषा भी जानते हैं। और सबसे लास्ट में 10वें नंबर पे उर्दू आती है, रसियन का 9वां नंबर है, पुर्तगीज का जो है ऐसे करके जो अरेबिक जो अरब की भाषा है, अरबियन कंट्री की जो भाषा है, वो ऐसे करके इन भाषाओं का स्थान है। और जो हिंदी का स्थान है वो तीसरा पोजीशन पे है, वो 3rd नंबर पे है और इंग्लिश जो है पहले नंबर पे है। अब हम ये समझते हैं कि हमारी जो हिंदी है वो राष्ट्रभाषा नहीं है, वो राजभाषा है हमारे देश की और संविधान में ऐसा लिखा गया है। और राष्ट्रभाषा ना होने के भी बहुत सारे कारण हैं, उसको राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जा सका। और
अब राष्ट्रभाषा होने के लिए क्या क्या पैरामीटर होते हैं वो भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। हम ये समझते हैं कि अगर हिंदी राष्ट्रभाषा हो गई तो क्या हम सबसे ज़्यादा यूनाइट हो पाएंगे, और बहुत सारे देशों में उनकी खुद की जो भाषा है जिनमें उनका कामकाज होता है वो राष्ट्रभाषा नहीं है। जैसे चाइना की चाइना की जो भाषा है वो मंदारिन है, और ये यहाँ की राष्ट्रभाषा नहीं है, यहाँ की राष्ट्रभाषा नहीं है। रूसी जो है यहाँ की रसिया की भाषा है और यहाँ की राष्ट्रभाषा है। जापानी भी यहाँ की राष्ट्रभाषा है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो यहाँ के कामकाज होते हैं, जो यहाँ के प्रशासनिक कामकाज होते हैं वो अंग्रेजी में होते हैं, लेकिन वो उसकी राष्ट्रभाषा नहीं है। इंग्लैंड में इसकी खुद की जो अंग्रेजी है वो वहाँ की राष्ट्रभाषा नहीं है। तो क्या डेवलप कंट्री नहीं है। उर्दू जो है पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा है, लेकिन क्या वो दुनिया में सबसे आगे निकल गया है, क्या वो अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है? तो ऐसा नहीं है। मुगल काल में जो यहाँ की भारत की जो राजभाषा थी, जिनमें लोग ये करते थे, कामकाज करते थे, वो फारसी थी। और लोग अपने कामकाज, जो राजा लोग रहते थे, जो उनकी खुद की भाषा रहती थी, अकबर से लेकर और जब तक अंग्रेजों के आने के समय तक जो उनकी भाषा रहती थी वो फारसी रहती थी, फारसी में काम करते थे। लेकिन उस समय भी जो नीचे वाले लोगों की जो भाषा थी वो हिंदी थी। वो हिंदी को समझते थे, हिंदी को जानते थे और हिंदी में ही अपना काम चलाते थे, उनका काम चल जाता था। उसके बाद में 1800 शताब्दी के आसपास में, 1816 के आसपास में जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने ये अंग्रेजी भाषा यहाँ पे भारत में लेके आए। और इस समय में जो उनके सरकारी कामकाज होते थे, और लगभग 100 साल तक उनकी पूरी सत्ता तो नहीं रही, 100 साल वो लगभग पूरी तरीके से इस भारत पे शासन किया, वो भी पूरी तरीके से शासन नहीं था। तब भी यहाँ पे जो पहले उनकी कामकाज की भाषा थी वो इंग्लिश थी। सेकंड नंबर पे जो लिखी जाने वाली भाषा थी वो उर्दू थी, क्योंकि इसके बहुत सारे शायरो शायरा करने वाले लोग थे और ये मुगल काल से प्रभावित होने वाले लोग थे। और जो तीसरे नंबर पे जो आम जनता जो भाषा समझती थी ज़्यादातर लोग, वो भाषा जो थी वो हिंदी ही थी। तो वहाँ पे भी हिंदी से कामकाज होता था और वो हिंदी उस समय तक जिंदा रह गई जब ये लोग शासन कर रहे थे। तो अभी तो इसको बढ़ावा मिल रहा है, धीरे धीरे करके बढ़ावा मिल रहा है और बढ़ावा मिलता ही जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में ये आगे ही बढ़ेगी, पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि अब इसको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। जब गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है तो ये आगे बढ़ेगी। और ऐसा नहीं है कि तत्कालीन जो गवर्नमेंट है अभी ये सपोर्ट कर रही है, पीछे से गवर्नमेंट ने समय समय पे इसको आगे लाने के लिए और अपनी परेशानियों को सॉल्व करने के लिए उन लोगों ने ऐसा किया, और वो धीरे धीरे करके उनकी आगे आने वाले दिनों में उन्नति ही होती चली गई। अब सबसे पहली जो विडंबना है, जो सबसे पहला जो ये सोचने वाली बात है कि भारत के संविधान में जो सबसे पहला शब्द लिखा गया है वही हिंदी से शुरुआत उसकी नहीं होती, जबकि हमारे देश की जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, सबसे ज़्यादा समझी जाने वाली भाषा वो हिंदी है। सबसे पहला सेंटेंस उसमें लिखा है कि इंडिया अर्थात भारत। ऐसा भी लिखा जा सकता था कि भारत अर्थात इंडिया, लेकिन ये नहीं लिखा गया, वहाँ पे ये लिखा गया कि इंडिया अर्थात भारत। यानी कि भारत को समझने के लिए सबसे पहले इंग्लिश की जरूरत है, अंग्रेजी की जरूरत है। ये किसकी वजह है? ये सत्ता की वजह से है। जो सत्ताएं थी उन्होंने इंग्लिश का इतना प्रकोप कर दिया और पढ़ने लिखने और संविधान जो लिखा गया वो सबसे पहली बार इंग्लिश में ही लिखा गया। उसके बहुत सारे कारण थे, बहुत सारी चीज़ें थी, वो एक अलग टॉपिक है कि क्यों क्या वजह थी कि लोगों ने इंग्लिश में ही लिखना उसको प्रीफर किया, हिंदी में पहले नहीं लिखा, या किसी और भाषा में क्यों नहीं लिखा, या सारे भाषाओं को क्यों नहीं प्रीफर किया गया, सारी भाषाएं जोड़ी जाती, सारा एक साथ लिखा जाता, उनका ट्रांसलेशन किया जाता, ऐसा क्यों मुमकिन नहीं हो पाया। सबसे पहले एक वर्ड का सी राजगोपालचारी, इन्होंने 1949 में जब संविधान लिखा जा रहा था संविधान सभा में, तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया और ये शब्द था स्टेट लैंग्वेज। तो जो आप राजभाषा आज देखते हैं हिंदी में, ये वास्तव में इसी का रूपांतरण है, इसी का हिंदी अनुवाद है। ये भी अपना रियल शब्द नहीं है जो कि संविधान में डाला गया था। तो ये भी बहुत बड़ी दुखद चीज़ है। और इन्होंने ये 14 सितंबर को माफ कीजिएगा, जो आज के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसी दिन में ये वाला शब्द इसमें डाला गया था। और इस दिन को मनाने का एक रीजन और है, जो राजेंद्र चौहान थे, अपने देश के एक बहुत अच्छे कवि थे, राजेंद्र प्रसाद नहीं, अपने प्रधानमंत्री नहीं, उस समय के एक अच्छे कवि थे, उनके अच्छे मतलब हिंदी के लेखक थे, राइटर थे, उनका भी इसी दिन जन्मदिन था। इसीलिए इस दिन से ये वाला हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि इस दिन से पहले हिंदी का अस्तित्व नहीं था, किसी भाषा का अस्तित्व कोई नहीं होता। भाषा जो है अपने आप जन्म लेती है, वो कोई उसको बनाता नहीं है, कोई इसका निर्माण नहीं करता है, वो स्वतः ही जनरेट होती है किसी एक समाज में, किसी एक समुदाय में, किसी एक परिवार में, और वो धीरे धीरे करते करते भाषा जो है
कई बार क्या होता है, वो ज़्यादा बढ़ पाती है, उसके ज़्यादा लोग पढ़ने वाले समझने वाले ज़्यादा लोग हो जाते हैं, और जब वो सत्ता का हिस्सा बन जाती है, जब वो एडमिन का पार्ट बन जाती है, तो ज़्यादा ग्रोथ करती है और हमारे समाज में ज़्यादा दिनों तक अवेलेबल रहती है। अब इसकी स्वीकृति की गई कब? इस वाले दिन में एक्सेप्ट किया गया कि इस भाषा को, अब क्यों इसको एक्सेप्ट किया गया? एक्सेप्ट करने का रीजन था, लोगों ने संविधान को अंग्रेजी में तो बना दिया, लेकिन अब लोग अपना काम काज तो कर लेंगे, लोग ऑफिसर बन जाएंगे, लोग प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लोग राष्ट्रपति तो बन जाएंगे, लेकिन उस वाले इंग्लिश भाषा को जो लोग पढ़े लिखे लोग थे उस समय के, तब इंग्लिश भाषा को जो आम जनता थी वो तब भी नहीं पढ़ती थी। और आजकल के लोगों को ज़्यादातर छात्र इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको इंग्लिश समझ में ही नहीं आती है, अंग्रेजी समझ में नहीं आती है। वही चीज़ उनको समझ में आती है, पानी को वो वाटर समझ नहीं पाते हैं, और वो उनकी ज़िंदगी जो है बहुत आधी अधूरी रह जाती है। और इसको स्वीकार करना मतलब जो सरकार के लोग थे उनकी मजबूरी बन गई, उसको स्वीकृत किया गया, और ये धीरे धीरे करके मजबूरी बन गई कि जनता को कैसे समझाया जाए। अगर हम अंग्रेजी में कोई आर्टिकल निकालेंगे, कोई एडेंडम निकालेंगे, कोई पत्राचार करने की कोशिश करेंगे, तो अंग्रेजी में कैसे समझाएंगे? उतना ज़्यादा मीडिया भी नहीं था कि मीडिया के लोग जाते और उनको समझा देते। एकमात्र साधन था दूरदर्शन, भी थोड़ा बाद में ही आया, और ये पेपर वगैरह तो लिखे जाते थे, लेकिन उनको इंग्लिश से हिंदी में समझाना आम पब्लिक को बहुत मुश्किल काम था। 1952 में पहली बार राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया, एक आदेश जारी किया, जिसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपालों की नियुक्ति और जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, इनकी नियुक्ति के लिए इन्होंने जो नियुक्ति पत्र तैयार किया उसको हिंदी में तैयार किया, और ये पहल चालू हुई धीरे धीरे करके हिंदी में तैयार करने की। उसके बाद में 1955 में और इसमें थोड़ा बदलाव किया गया, और यहाँ पे ये बोला गया कि जो अधिकारी लोग हैं वो अपना कामकाज हिंदी में भी करना चालू करेंगे, लेकिन अगर जिनको हिंदी नहीं आती है वो अपना काम अंग्रेजी में ही चालू रखेंगे, उनको हिंदी में मतलब नहीं करेंगे, उनको नहीं आता है। और धीरे धीरे करके उनको हिंदी में तो रूपांतरण किया गया। जो आर्टिकल निकाले जाते थे, जो सूचनाएं निकाली जाती थी, जो विज्ञप्तियां निकाली जाती थी सरकार के द्वारा, उनको हिंदी में लिखा जाता था, लेकिन उसमें एक स्टार लगा के नीचे ये लिख दिया जाता था कि इसकी जो मान्य कापी होगी, जो मतलब किसी भी मतलब अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है, जो मान्य कापी होगी वो इंग्लिश वाली कापी ही मान्य होगी। उसका रीजन था, उसका तर्क था, उसका मतलब था। ऐसा नहीं था कि वो लोग जानबूझ के कर रहे थे। किसी जो हम अनुवाद करते हैं, जो ट्रांसलेशन करते हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो ट्रांसलेशन होता है एक भाषा से दूसरे भाषा में जाने का जो माध्यम होता है वो एक्चुअल मीनिंग देता है। नहीं, यही हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक्चुअल मीनिंग नहीं देता है, उसके लगभग मतलब रहते हैं। एक्चुअल मतलब निकालने के लिए हमें बहुत सारे टर्म और टेक्नोलॉजी चाहिए, यानी बहुत सारी शब्दावलियाँ चाहिए, और वो शब्दावली उस समय हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। वो शब्दावली की खोज करनी थी, उस शब्दावली को जोड़ना था, और उनके वास्तविक मतलब क्या होते हैं। विदेशों में जिन भाषा से संविधान को लाया गया था, संविधान को जिन चीज़ों से जोड़ा गया था, ये नकल किया हुआ संविधान है। जहाँ जहाँ से जो चीज़ें अच्छी थी वहाँ से कट पेस्ट कॉपी किया गया, मेहनत तो की गई, काम तो किया गया, और अपने यहाँ की स्थितियों को भी लागू किया गया, और ये कट पेस्ट वाला संविधान ही था उस समय। अभी बहुत सारे बदलाव उसमें किए गए हैं, और ये चीज़ें उसमें वो शब्दावलियाँ जो थी, जो टर्म लिखे हुए थे, उनकी एक्चुअल हिंदी में उनका मतलब निकाल पाना बहुत मुश्किल था। इसीलिए उसमें स्टार लगा के ये लिख दिया गया है कि इसका जो अगर कुछ विवाद हो जाता है इनके अनुवाद करने के बाद में, तो इसकी जो रियल कॉपी होगी, जो इंग्लिश वाली कॉपी होगी, उसको ही मान्य किया जाएगा। अब उसके बाद में और जरूरत पड़ी, लोगों के समझ में नहीं आ रहा था, ये सोचा गया कि पूरे देश में इस भाषा को लागू किया जाए और इस संविधान को इंग्लिश और हिंदी दोनों में किया जाए। बहरहाल संविधान में 22 भाषाओं का जिक्र है, और उन भाषाओं का इस्तेमाल बोलने चालने की भाषा में, और जो संविधान ये विधानसभाएं हैं जो हर राज्यों में, उनको चलाने के लिए उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि अगर कोई इलेक्टेड मेंबर ऐसा आ गया जिनको वो भाषा समझ में नहीं आती है, तो अपनी बात को स्पीकर के सामने, जो उसका अध्यक्ष है सभा का, उसके सामने कैसे रखेगा। तो उसको रखने के लिए और भाषाएं में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया, लेकिन वो राजभाषाएं नहीं थी, वो संवैधानिक भाषा थी। बहुत सारे लोग आज के दिन में कहते हैं कि जो अंग्रेजी है वो द्वितीय राजभाषा, द्वितीय भाषा। भाई द्वितीय राजभाषा कैसे हो गई? जब उसी को माध्यम में लेकर हम लोग इसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो उसको तो प्राथमिक ही माना जाएगा, कैसे द्वितीय माना जाएगा? बोले जाने के हिसाब से, समझने के हिसाब से अगर हिंदी को माना जाए तो वो पहले नंबर पे होगी। अब राजभाषा अधिनियम लाया गया 1963 में, और इसमें संविधान में थोड़ा संशोधन किया गया, और इसमें कि इसका मकसद क्या था कि जो दक्षिण भारत के राज्य हैं वहाँ पे भी हिंदी का प्रचलन शुरू हो, और जो ये उसमें क्या किया जाता था, हिंदी के वो किए जाते थे, अनुवाद किए जाते थे, तो उसमें सील लगाई जाती थी, मोहर लगा दी जाती थी, और हिंदी अनुवाद
उसका कर भी लिया गया संविधान का, लेकिन प्रॉब्लम आने लगी कि इसको सारे देश में कैसे लागू किया जाए। तो इसके लिए एक अधिनियम लागू किया गया और ये कंपलसरी बनाए जाने की कोशिश की जा रही थी और ये अधिनियम की बात चल ही रही थी, लेकिन ये चीज़ संभव नहीं हो पाया। जैसे ये अधिनियम लागू करने की बात चालू हो रही थी, जो दक्षिण भारत के राज्य थे और यहाँ तक कि पश्चिमी बंगाल में, यहाँ पे धरने प्रदर्शन होने चालू किए हो गए, धरना प्रदर्शन चालू हो गया और धरने प्रदर्शन के साथ साथ में ये करना मुश्किल हो गया। तो फिर सरकार ने कुछ ढिलाई बरत दी और सरकार ने ये बोला कि अच्छा चलो ठीक है, जब तक लोगों को ये भाषा समझ में नहीं आती, जब तक लोग पढ़ लिख नहीं लेते, तो उन्होंने सिलेबस में डालना चालू कर दिया कि धीरे धीरे करके आपको पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ चेंजिंग की गई। यहाँ पे 1967 में इसको थोड़ा सा और संशोधन लाया गया इसमें, और क्या क्या बातें कही गई हम मुख्य पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कहा गया कि 26 जनवरी 1965 के बाद भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत चलता रहेगा, मतलब जैसे चलता है वैसा ही चलता रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगर हिंदी है, अगर आपको हिंदी समझ में आ रही तो उसका इस्तेमाल करिए, अगर नहीं आ रही तो मत करिए। संघ के जितने संकल्प है, अधिसूचनाएं, विज्ञापन, दस्तावेज और हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी करना अनिवार्य होगा। ये बोल दिया गया है कि हिंदी में भी जारी करना है और इंग्लिश में भी जारी करना है, दोनों भाषा में भी जारी करना है। अगर हम एक भाषा में जारी करेंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा और थोड़ी सी ढिलाई दी गई। जब तक जो हिंदी भाषी राज्य हैं जिनमें हिंदी नहीं बोली जाती, हिंदी नहीं पढ़ी जाती, भाषी राज्य अंग्रेजी को समाप्त करने का संकल्प नहीं ले लेंगे, तब तक अंग्रेजी का प्रयोग चलता रहेगा। कौन ले लेगा? मुझे तो नहीं लगता है। अब अंग्रेजी भाषा इतनी प्रेफर हो गई है और जो मिशनरी स्कूल है वो इंग्लिश को प्रायोरिटी देते हैं, तो कैसे इंग्लिश भाषा समाप्त हो जाएगी? कभी नहीं समाप्त होने वाली है। इसका दौर तो मुझे लगता है काफ़ी दिनों तक चलता रहेगा, लेकिन इसमें ऐसा संकल्प लिया गया और ये 10 मई 1963 को ये अधिनियम जो है पारित कर दिया गया और इसके कुछ ही पॉइंट दे पाए गए। जैसा संकल्प लिया गया था कि ऐसा किया जाएगा, वैसा हो नहीं पाया। और आगे चल के 1967 के बाद में आज तक भी बहुत सारे चेंजिंग किए गए इस भाषा को आगे बढ़ाने के लिए। तो मेरा मानना है कि जब इस भाषा को आगे बढ़ाने के लिए काम हो रहा है और संविधान में बहुत सारी चीज़ें मतलब परिवर्तित की जा रही हैं, बहुत सारी छूट दी जा रही है, बहरहाल अब वो स्थिति नहीं है, क्योंकि भाषा को समझ पाना बहुत आसान हो गया है। और उसका रीजन क्या है? आज का AI सिस्टम और हमारा गूगल्स, हमारा इंटरनेट, हमारा ये मीडिया। इससे हम क्या करते हैं, किसी भाषा को देखने के बाद में हम उसको आसानी से ट्रांसलेशन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस समय बहुत मुश्किल था। 1976 में राजभाषा नियम लाया गया, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा नियम लाया गया। और इसमें क्या किया गया, जितने भी राज्य थे उनको क्या किया गया, 3 वर्गों में बांट दिया गया, 3 वर्गों में विभाजित कर दिया गया। और 3 वर्ग कौन कौन से थे? पहले को का कहा गया, दूसरे को खा कहा गया और तीसरे को गा कहा गया। इसमें क्या क्या थे? का में उन राज्यों को रखा गया जिन राज्यों में लोग अंग्रेजी को बोलते थे, समझते थे और बहुत सारे लोग पढ़ना लिखना भी जानते थे। और वो राज्य थे जो हमने अभी पीले कलर में दिखाया था। उन राज्यों में कौन कौन से थे? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के राज्य थे, पश्चिमी बंगाल और उसके बाद में उड़ीसा, और यहाँ पे ये वाले का बहुत सारे क्षेत्रों में का क्षेत्र में जिनको बांटा गया, और ये उत्तर प्रदेश और ये सब राज्य थे। बहुत सारे को खा में बांटा गया, जहाँ पे वो इंग्लिश को हिंदी को समझ तो लेते हैं। अगर ये बंगाल वगैरह क्षेत्र में आप जाइए तो लोग हिंदी बोलने के बाद में समझ लेंगे, क्योंकि उनकी भाषा भी कुछ थोड़ा वैसे ही है, लेकिन उनको लिखने और समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। वो बोल तो देते हैं, वो अपनी बात को अभिव्यक्त तो कर लेते हैं, लेकिन लिख नहीं पाते क्योंकि उतने ही नहीं है। और जो पश्चिमी क्षेत्र के जो राज्य थे, दक्षिण भारत को गा श्रेणी में रखा गया और उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया कि इनको भाषाओं के रूप में इस हिंदी को पढ़ाया जाएगा और थर्ड भाषा के रूप में, फोर्थ भाषा के रूप में इसको रखा जाएगा। और 14 साल के बच्चों तक, जो जिनकी उम्र 14 साल की उम्र तक है, उन बच्चों के लिए हिंदी पढ़ना अनिवार्य हो जाएगा। और जायज़ सी बात है, जो पढ़ी लिखी पीढ़ी है वो आसानी से इस भाषा को हो सकता है लिख ना पाए, लेकिन वो समझ लेती है, पढ़ लेती है और दूसरी जगहों पे जाके इस भाषा का आदान प्रदान कर लेती। तो आज के दिन में ये दिक्कतें नहीं है, लेकिन उस समय ऐसी प्रॉब्लम थी और गवर्नमेंट ने ऐसे करके काम किए। उसके बाद में 1976 के बाद में जो ये लाया गया, अधिनियम लाया गया, इसके बाद में भी बहुत सारे काम किए गए। गृह मंत्रालय में एक विभाग बनाया गया, उस विभाग का नाम था राजभाषा विभाग। अब गृह मंत्रालय का काम क्या होता है? सारे स्टेट को जोड़ के रखना, इसका मेन यही काम है। यानी कि जितने भी स्टेट हैं उसमें ये इस विभाग का काम है कि जो हिंदी है, इसको हिंदी का प्रचार प्रसार करना, जिससे लोग इसको अपनी मतलब कामकाज की भाषा बना सकें, इसको एक माध्यम बना सकें। और तमाम जगह हिंदी के बहुत सारे क्वेट्स बैंकों में और बहुत सारी जगह हिंदी और इंग्लिश में लिखे गए। रेलवे स्टेशनों पे, बोर्डिंग में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हिंदी में, इंग्लिश में और वहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं में हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। और ये इस पहल थी। विधि और न्यायालय मंत्रालय में बहुत सारे काम हुए।
जो नियम कानून थे वो इंग्लिश में ही पारित होते थे, हर चीज़ों में होते थे, हिंदी में उनको लाया गया। और अभी क्या होता है, जब कोई नियम पारित होता है संसद में, तो उसमें इंग्लिश के साथ में हिंदी भी बनाया जाता है और उन पर भी मोहर लगाई जाती है, वो भी साथ साथ में प्रकाशित होता है और उनको जो है हिंदी और इंग्लिश में दोनों में प्रकाशित किए जाते हैं और पहले से बना लिया जाता है। तो बहुत सारे काम अभी तक हुए। और शिक्षा विभाग के पास में इन्होंने भी बहुत सारे काम किए और इन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटियां स्थापित की भारत में और सारे स्कूलों में इनको पाठ्यक्रम में सम्मिलित करवाया गया और इनको कंपलसरी बनाया गया है कि इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है और ये 14 साल के बच्चों के तक के लिए किया गया है। उसके बाद आपका मन करे आप पढ़िए, मन करे ना पढ़िए, उसके लिए कोई दबाव नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि हमें उसके बाद में छूट मिल जाती है भाषा सिलेक्शन की। और इसके साथ साथ में इसी के मुहिम की तरफ वर्धा में हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अब इस विश्वविद्यालय, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हिंदी विश्वविद्यालय है, यहाँ हिंदी पढ़ाया जाएगा। ये लोगों के दिमाग की बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसका काम हिंदी पढ़ाना नहीं, कविताएं सिखाना नहीं, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इसकी जिम्मेदारी क्या है कि जो साइंस है, अब साइंस की भाषा जो है इंग्लिश नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि साइंस जो है इंग्लिश में है, साइंस की भाषा अलग है, साइंस की साइंटिफिक लैंग्वेज है, उसकी भाषा ही अलग है, वो इंग्लिश नहीं है। तो इसका काम क्या था कि जो टर्म शब्दावलियां हैं, जो प्रभाषित शब्दावलियां हैं, जो शब्द हैं जिनके मतलब किसी देश में क्या है और साइंस के उनके मतलब क्या है, किसी देश में इसका क्या मतलब है, मतलब उनका रूपांतरण कैसा किया जाए, उनका एग्जैक्ट मतलब वही निकले, तो ये सब काम इस विश्वविद्यालय। और आज इसका नाम जो है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू विश्वविद्यालय वर्धा के नाम से है। पहले इसका नाम वर्धा हिंदी विश्वविद्यालय था, अभी इसके नाम के आगे महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया है और ये इस नाम से फेमस है। तो इसका ये काम हो गया। तो इतनी सारी उन्नतियां इन हिंदी के साथ में हुई। तो जब अभी ये सरकार ये हिंदी के लिए काम कर रही है और हिंदी को बढ़ावा दे रही है, जो पिछले जो गवर्नमेंटें रही, जो राजसत्ताएं रही, उनमें ये भाषा रही नहीं, अब इसको इन्वॉल्व कर लिया गया। बहरहाल सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हुई कि संविधान को अंग्रेजी में लिखा गया, इंग्लिश में लिखा गया और इसीलिए इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है। अगर हमारे कामकाज इसमें होते तो उसके बहुत सारे रीजन थे, एक अलग मैटर है, एक अलग सब्जेक्ट है। आई होप सो आप इस हिंदी दिवस को समझे होंगे और हिंदी अभी आगे बढ़ रही है, इसको भी समझ पाए होंगे और हिंदी विलुप्ति के कगार पे नहीं है ये और आगे बढ़ रही है, इसको भी समझ पाए होंगे। हाँ, एक चीज़ और है कि बहुत सारी जगहों पे क्या होता है कि भाषा को लेकर विवाद हो जाता है। तो ये मेनली भाषाओं को लेकर विवाद नहीं होता है। वो क्या होता है कि जैसे किसी और स्टेट में, जैसे अभी महाराष्ट्र में मराठी को लेकर विवाद हुआ और बाहर के जो बंदे थे उनको ये बोला गया कि आप मराठी बोलिए, तो एक दंगा फसाद करने का एक जरिया है भाषा। और भाषा जो है एक बहुत बड़ी ये भी है लोगों को बांटने का। हमारे देश में ही बहुत सारे ऐसे स्टेट है जो भाषाओं के आधार पर ही विभाजित है, भाषाओं के आधार पर उनका विभाजन किया गया है। और बाद में बहुत दिनों के बाद में भी बहुत सारे ये जो स्टेट हुए हैं उनका भाषाओं के आधार पर विभाजन हुआ है। बहुत सारे देशों का विभाजन धर्मों के आधार पर हुआ है, बहुत सारे देशों का विभाजन भाषाओं के आधार पर हुआ है। तो भाषा को इतने हल्के में मत लीजिए, भाषा बहुत गहरी चीज़ है जिनकी वजह से देश, दुनिया, राजनीति बहुत आराम से चलती है और लोगों ने आराम से चलाया भी है। और वो विवादों की जड़ क्या होती है कि लोग विवाद कर देते हैं और वो विवाद करने का ये जड़ नहीं होता है कि उनको भाषा नहीं आती है। बहरहाल जब आप कहीं रहने जाते हैं तो वहाँ की भाषा भी आपको सीखनी चाहिए, थोड़ा बहुत लर्निंग करनी चाहिए। और जो वहाँ के लोग होते हैं अपना व्यापार चलाने के लिए, अपनी चीज़ें करने के लिए, वो लोग वो भाषा धीरे धीरे करके सीख लेते हैं। तो ये भाषाओं का विवाद नहीं होता है, ये कुल मिला के राजनीतिक विवाद होता है। बहुत सारे लोग ग्रुप आते हैं और इसको छेड़ देते हैं, जिससे क्या होता है राजनीतिक फायदा मिलता है और कोई फायदा नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बहुत सारे लोग बाहर से आ गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग बाहर नहीं, यहाँ से ज़्यादा गए होंगे तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ दूसरी जगह गए होंगे। यहाँ नहीं गए होंगे तो विदेशों में गए होंगे, कहीं ना कहीं तो गए होंगे। तो इस हिसाब से अगर विवाद करेंगे तो पूरी दुनिया विवादों में आ जाएगी और विवाद बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये भाषाओं का विवाद नहीं है, किसी और चीज़ का विवाद है। आई होप सो आप हिंदी दिवस को समझे होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।